माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज के मीडिया हेडलाइन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर सिर्फ वो लोग होते हैं जो कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन पाते हैं। बाकी लोगों को जो खबरें लगती हैं वो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और पब्लिक के जो र्यूमर्स होते हैं या ओपिनियंस होती है उसके द्वारा होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा जब भी किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन होती है तो उसके खिलाफ तीन ऐसे सशक्त विचारधाराएं होती हैं जो सबसे पहले बन जाती हैं। व्यक्ति दोषी हो चाहे निर्दोष हो, लेकिन तीन विचारधाराएं उसके खिलाफ सबसे पहले हो जाती हैं। सबसे पहले जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब वो जांच करना शुरू करता है तो पहले ही सेकंड, पहले ही मिनट एफआईआर कॉपी हाथ में आते ही उनके दिमाग में अगले व्यक्ति की छवि वैसे बन जाती है जो एफआईआर में लिखा हुआ होता है, और उसी को आधार मान करके वहाँ पे काम शुरू होता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या एजेंसीज का काम होता है जुर्म के एवज में सज़ा दिलवाना। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी में है, वो उनके मैनुअल में है। तो पहला एक माइंडसेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बन जाता है और उनकी जो जांच का ट्रैक होता है उसी पर चलना शुरू हो जाता है। सेकंड, वो सारी पब्लिक, वो सारा मॉब जो उस पक्ष की तरफ होता है जिसने कंप्लेन करी हुई है, तो उनके माइंडसेट सशक्त तौर से बिल्कुल मानसिकता बन चुकी होती है कि ये अपराध हुआ है और इन्होंने गलत किया है, और वो र्यूमर बनते बनते पब्लिक में आगे फैलना शुरू होता है। और तीसरा, इन दो के दोनों की ओपिनियन लेने वाले, इनकी बाइट लेने वाली मीडिया, मीडिया को जो भी खबरें लगती हैं वो इन्हीं से लगती हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या पब्लिक से। वो पब्लिक जिसने कंप्लेन दर्ज करी हुई है, वो पब्लिक कभी भी इसके अंदर डाउट या शक नहीं डालना चाहिए। तो तीन ये माइंडसेट जो होते हैं वो पूरी तरह से सेट हो चुके थे पहले ही दिन। अपराधी कोई हो तो भी, ना हो तो भी, जो लिख गया एफआईआर में उसी को सत्य मान करके उसी पर आगे चलना। इसी को मीडिया ट्रायल कहा जाता है कि जब कुछ भी छपता है तो मीडिया के में वही चीज़ें छपती हैं जो पब्लिक का माइंडसेट होता है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से जो बाइट आती है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके बारे में दो तीन चीज़ों बारे में बताऊँ। जो हेडलाइन है, जेल में बंद शाइन सिटी के डायरेक्टर से पूछताछ की मिली अनुमति। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो किसी भी केस में, चाहे वो शाइन का हो चाहे किसी का हो, अगर कोई भी अभियुक्त जेल कस्टडी में है तो उससे पूछताछ करने का उनके पास हक होता है, कानूनी हक और कानूनी दायित्व होता है, जिसे समय समय पर वो उसका उपयोग करते रहते हैं। इसी केस में एमडी सर से समय समय पर जांच एजेंसियों ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने जेल में जाकर पूछताछ करी है। तो ये भले ही आज न्यूज़ में दे दिया गया हो, लेकिन ये इस जांच का एक प्रोसेस है जो लगातार चलता चला आ रहा है। इसमें कहीं पर कोई भी ऐसी रुकावट या न्यूज़ जैसी कोई बात नहीं है। एक सेंसेशन पैदा करने के लिए कि अब ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एमडी साहब जब से वहाँ पर हैं तब से कंटिन्यू लगातार अलग अलग जांच एजेंसियों ने, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उनसे बयान लिए हैं, उनसे पूछताछ करी है, जिसे वो बखूबी पूरी बात, पूरे तथ्यों को सच्चाई के साथ विद एविडेंस वहाँ पे दे रहे हैं। मैं शाइन परिवार के हर एक एसोसिएट जो शाइन परिवार के ऊपर उम्मीद रखता है उसको ये बताना भी चाहूँगा कि हर बात को जो मुझे रखनी थी या मुझे रखनी चाहिए या कंपनी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को रखना चाहिए, वो एमडी सर वहाँ पर रह करके अब जिम्मेदारी के साथ रख रहे थे। अब कोर्ट कार्रवाई में ये जो ऑर्डर हुआ है, कोर्ट से ऑर्डर क्या, कोर्ट को ने निर्देश दिया है कि जांच को पूरी तरीके से मुकम्मल किया जाए। जांच का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को भी निर्दोष या किसी को दोषी साबित कर दें। जांच का मतलब होता है कि आप दूध का दूध, पानी का पानी तथ्यों के साथ लेकर आएँ। जब कंप्लेन या एप्लीकेशन होती है तो वहाँ पर एक पार्टी को आरोपी और एक पार्टी को मान लिया जाता है कि इसके साथ आरोप हुआ, इसके साथ अपराध हुआ है, ये मान के जांच शुरू होती है और आरोपी को सज़ा दिलाने के लिए काम होता है। लेकिन कोर्ट में सज़ा से पहले इंसाफ का काम होता है, दोनों पक्ष को बराबर बात करने का मौका दिया जाता है। मैं शाइन परिवार के उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा जो शाइन पर उम्मीद करते थे। अब तक चीज़ें र्यूमर्स में इसलिए चली गई क्योंकि आरोप साबित करने के लिए जांच हो रही थी। कोई भी व्यक्ति जाता अपनी दलील सफाई देने के लिए, उसे भी अपराधी मान लिया जाता, और किसी भी लॉयर, किसी भी वकील को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बाइट देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोई वकील जाकर अपना पक्ष वहाँ लिखवा नहीं सकता कि पुलिस
जब जांच करेगी, एजेंसी जब जांच करेगी, उस पूरी जांच को एक चार्जशीट बना करके वो सबमिट करेगी कोर्ट के अंदर। कोर्ट पे उसी पे ट्रायल शुरू होता है, वहां पर इंसाफ होता है। पुलिस जांच तक, एजेंसी की जांच तक जांच होती है, अपराधियों को, आरोपियों को तलाशा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब मामला न्यायालय में पहुंचता है तो वहां पर बहस शुरू होती है, वहां पर तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर काम होता है। और उसके लिए कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी दिशा निर्देश वो दोनों पक्षों के हित के लिए होता है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता है। अगर किसी ने किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेन एफआईआर कर दी और निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया, कोर्ट में जब मामला जाता है तो आपने देखा होगा कई बार लोग साल 2 साल तक निर्दोष जेल में रहते हैं, और कोर्ट में जब मामला जाता है, कोर्ट पाती है कि ये निर्दोष है तो कोर्ट फैसला करती है। तो जो जांच का आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, वो सच्चाई पता करने के लिए दिया गया है कि अगर आरोप लगे हैं कि 60,000 करोड़ लेकर कंपनी भाग गई तो ये इसमें सच्चाई क्या है, वो लाकर तथ्यों के साथ रखे। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं, अगर आप आरोप लगा देते हैं तो हमारे लॉयर सामने से उन आरोपों को खारिज करते हुए तथ्य मांगता है, और तथ्य ना दे पाएंगे तो ये केस इसमें, इस मामले में तो यहां पर गिरता है। इस मामले में अगर आरोप साबित नहीं हो पाया तो यह आरोप निराधार साबित होता है। नंबर 2, जमीन की रजिस्ट्रियों के बारे में जो रोक की बात कही गई है, मैं आज आप लोगों को बता देना चाहूंगा और मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगा कि पिछले साल जब से मैंने काम बंद किया, मुझसे कई लोगों ने यह बात कही कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराना है। मैं उनको बार बार मना करता रहा कि रजिस्ट्री मत कराइए, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही रजिस्ट्री कराएंगे। इवन कई बार कुछ लोगों ने मुझसे रजिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट करी कि बर्निंग लायबिलिटी, मैंने कहा कि इसको कोर्ट में हम सबमिट करेंगे, वहाँ से हम एक ऑर्डर लेंगे तब रजिस्ट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले एप्लीकेशन मूव कर चुके थे कि हमारी ज़मीनों पर होने वाली रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो बिल्कुल इलीगल है, गैर कानूनी है, लोग गलत अथोराइजेशन बनाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं, कृपया इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये सच है कि कुछ लोगों की साठगांठ और मिली भगत के कारण ये रजिस्ट्रियाँ रोकी गई। और एनसीएलटी का जो इसमें जिक्र किया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की तरफ से स्टार्ट की गई प्रक्रिया थी, जिसमें हम ज़मीनों पर होने वाली सारी रजिस्ट्रियों को तब तक रोक देने के लिए हमने एप्लीकेशन डाला हुआ था जब तक कि कोई एक निर्धारित रकम डिसाइड नहीं हो जाती और एक निर्धारित लायबिलिटी डिसाइड नहीं हो जाती है, और उसके बाद उस पूरी पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके कि जो डिसाइड होती है, हमारे लैंड बैंक का एक कैलकुलेशन बनाने के बाद जो भी बनता है पब्लिक को उसके आधार पर हम एक रोड मैप देने वाले थे कि अगर हमारे पास 200, 400, 500 जितने भी करोड़ की लायबिलिटी हो, हमारे पास उतनी लैंड बैंक है, तो उस लैंड बैंक को हम एक पूरा एक रोड मैप बनाकर दे करके इस रोड मैप के थ्रू हम पूरी तरीके से इस ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे, और ऐसे हम माल अपना बेच करके लोगों को पैसा वापस करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत पहले हम मूव कर चुके थे, जो आप लोगों के सामने इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि इस एप्लीकेशन में जो प्रक्रियाएं थी वो करवाने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद हम आपसे बात करते। अब ये सारी की सारी चीज़ें माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीनों पर जो रोक लगाई गई है, ये रोक पूरी तरीके से इसलिए लगाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति ज़मीन पर जा करके अथोराइजेशन लेटर फर्जी बनाकर रजिस्ट्री न करा दे, जैसा कि अब तक हुआ है। और आगे एक बड़ी गाज गिरने वाली है उन सभी फार्मर्स, किसानों पर, उन सभी रजिस्ट्री होल्डर्स पर और उन सभी एसोसिएट्स पर जिन्होंने कंपनी के द्वारा किसानों को दिए गए एडवांस का इस्तेमाल करके और कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रजिस्ट्री अपने नाम पे कराई है। ये बड़ी गाज आगे गिरने वाली है, क्योंकि कोर्ट में आज की तारीख में आप सभी लोगों को आने वाले वक्त में पता चलेगा, तथ्य सबूत हम पेश कर रहे हैं, मुद्दे हम उठा रहे हैं और र्यूमर्स विपक्ष उठा रहा है। विपक्षी वकीलों के द्वारा उन्हीं बातों पे बहस की जा रही है जो कंप्लेन और एफआईआर में हैं। और आप सभी को अच्छे से पता है कि अगर आपने 1 रुपया दिया है तो आपने 5 रुपये बढ़ा के लिखा हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि आपने अगर कंप्लेन में लिखा है कि आप आर स्क्वायर ऑफिस में गए, जहां पर आपको धक्के मार के भगा दिया गया, आपसे बदतमीजी की गई या आपको जान से मारने धमकी दी गई, ये सारे तथ्य आपने जो लिखे हैं ना, उसका कोई आधार सबूत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2019 में ही ऑफिस बंद हो गया था और लोगों ने 2020-21 में एफआईआर दर्ज कराई और ये बयान लिखा हुआ है। फिलहाल मैं इन सब बातों पर नहीं बात करूंगा। आज की तारीख में माननीय न्यायालय के द्वारा जितनी चीज़ें आदेशित की गई हैं, ये सारे के सारे हमारे आवेदन थे। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। विपक्ष के द्वारा, विपक्षी वकील के द्वारा जो चीज़ें उड़ाई गई कि इनका
एक इंटरनेशनल भगोड़े से संबंध है, वो कहीं पर भी ऑर्डर में नहीं है। इसके साथ साथ एक ये रूमर उड़ाया गया जिस पर बहस की गई कि पैसा विदेशों में पार्क किया गया, उसका कहीं पर ऑर्डर में कोई भी जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ मेरे ड्यूल या मल्टीपल नेशनलिटी की बात उठाई गई, वो कहीं भी ऑर्डर में नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें निराधार हैं। 60 से 66 हज़ार करोड़ का रूमर उड़ाया गया, जिसके बारे में कोर्ट ने इस बार के ऑर्डर में दिया है। ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग कि वो जो कंप्लेंट्स जो पीआईएल डाली गई हैं, उन पीआईएल के आधार पर इस बार बोला गया है, बेस्ड ऑन मल्टीपल एप्लीकेशन या मल्टीपल कंप्लेन थ्रू द इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट, कि जिन्होंने कंप्लेन में प्लॉट खरीदने या रजिस्ट्री ना होने या पोजीशन ना होने के बारे में जिक्र किया है। तो इस बार के ऑर्डर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस बार के ऑर्डर में कोर्ट के द्वारा नहीं, बल्कि कोर्ट ने जिक्र किया है कि जो मल्टीपल कंप्लेनेंट्स जिन्होंने कंप्लेन करी, उसके आधार पर यह दावा किया गया है। मैं आप सभी लोगों को यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जो लोग शाइन की फेवर में, शाइन की तरफ खड़े हैं, उनको लीगल राय देने वाला भी कोई नहीं है और रूमर्स उड़ाने वाले बहुत लोग हैं। मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को और इन सारे ऑर्डर्स को जा करके किसी अच्छे लॉयर से वेरीफाई कराइएगा। आपको पता चलेगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं कानून के हिसाब से, एक होता है लीगल, एक होता है टेक्निकल, एक होता है लॉजिकल। सबसे जो लोएस्ट होता है वो होता है लॉजिकल, कि लॉजिकली किसी चीज को आप रख सकते हैं, टेक्निकली उस चीजों को आप वहां पे प्रूव कर सकते हैं, तब जाकर लीगली वो चीज अप्रूव्ड होती है। अब आप खुद देखिए कि लॉजिकली अगर कंपनी अपनी रजिस्ट्रियां बंद कराती है तो किसका फायदा है? क्योंकि हमने कोई भी काम इस साल कंपनी की जमीन पर करने से मना कर दिया था, और करता तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार करता। इसके साथ साथ टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो हमने लायबिलिटी दूर करी है, अगर हम वो कोर्ट में रखते हैं तो कोर्ट उसे संज्ञान में लेती है नहीं लेती है, ये आपको टेक्निकली खुद सोचना है। कि कोर्ट एक तरफ ये देखती है कि इनके ऑफिस बंद हो चुके हैं, इन पे कंप्लेन हो चुकी, फिर भी कोर्ट में इन्होंने इतनी रजिस्ट्रियां सबमिट करी कि लायबिलिटी उतारी। और इस बार में कोर्ट के अंदर हम जिन लोगों को हमने कैश में पेमेंट किया है, इस बीच में वो सारे कस्टमर जो रियली नीडी थे, जिन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, जिन्होंने किसी तरह कोई एफआईआर नहीं करी, जो बिल्कुल शांति के साथ में वाकई परेशान थे, उन्हें कंपनी ने कैश भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस बार माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग उसके भी साक्ष्य देंगे। हम किसी भी बात को पब्लिक डोमेन पर कहने के साथ साथ वही बात कहेंगे जो हम माननीय न्यायालय के अंदर देंगे। हमने रजिस्ट्री खुद रुकवाने की एप्लीकेशन दी, आज मीडिया की न्यूज़ बनी हुई है। हमने पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात खुद करी, आज कोर्ट के द्वारा इसका आदेश किया गया है, और इस आदेश में कहीं पर भी जाकर कोई भी जांच कर ली जाए, 1 रुपए का भी कोई ऐसा हेरफेर नहीं पाया जाएगा। तो आज के मीडिया ट्रायल में ये जो हेडिंग है और जो न्यूज़ है, इसकी टोटल वास्तविकता यही है। मैं शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स कहना चाहूँगा कि यदि इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद ज़रा भी आपको कहीं से भी कोई भी शंका हो, इस वॉइस नोट को ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धन्यवाद।